गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर क्वेश्चंस का 20 मार्क्स का क्वेश्चन का सेक्शन ए देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आकाश केमिस्ट्री टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू थ्रो अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इनटू अ सिंक इन द लेबोरेटरी ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट. His teacher told him that this can be dangerous as a chemical reaction may occur in the sink. The reaction between sodium and water can occur as shown. तो देखो, अगर आप सोडियम को वाटर में डालोगे ना तो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होगा और बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर आप देखोगे कि इतना विगोरस रिएक्शन होता है, इतना वायलेंट रिएक्शन होता है ना कि आग पकड़ता है। ठीक है, सोडियम को वाटर में डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आग पकड़ेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन क्यों देखते हैं। सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, दिस इज करेक्ट। सोडियम कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसलिए हमें सिंक में नहीं डालना है। ठीक है, डायरेक्ट सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल होता है ना कि आप इसे नाइफ से भी काट सकते हो। और सोडियम को हम लोग किरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखे होंगे, हम लोग जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे ना, तो पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे मेटल है ना जो हाईली रिएक्टिव है, जो कि ऑक्सीजन और वाटर से विगोरसली रिएक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन, अगर तुम सोडियम को वाटर में एयर में ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ना, तो एयर से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर में, उससे वो कंबाइन करके आग पकड़ लेगा। ठीक है, और अगर पानी में डालोगे ना तो वहाँ पर भी बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा और बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और आग पकड़ लेगा वहाँ भी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट फंक्शन ऑफ द पार्ट. तो यहाँ पे एक ब्रेन है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4, 1 3 2 और 4 ऐसे करके। तो आपको बताना है कौन सा पार्ट सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ। ठीक है, 1 वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, थर्ड, चलो ऑप्शन को ही देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. नो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ओनली इंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज नॉट एन एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में मिला देते हैं, वहाँ पे कोई डक्ट नहीं होता है। ठीक है, और ग्लैंड्स जो है ना वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो डायरेक्ट अपने सेक्रीशन को ब्लड में मिक्स करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं और वो अपने सेक्रीशन को डक्ट में डालते हैं और डक्ट के थ्रू वो ऑर्गन में जाता है जहाँ पे उसका यूज़ है। ठीक है, तो पिट्यूटरी है ना सिर्फ इंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन नहीं है। ठीक है, नाउ थायराइड ग्लैंड, हाँ ये सही है कि एक्सेस रिलीज ऑफ हार्मोन कॉजेज ग्वाइटर. अगर थायराइड का एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है ना तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर. अगर मान लो कि कम सेक्रीशन है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो उससे बनता है, उससे भी ग्वाइटर होता है. तो ग्वाइटर दो तरीके से हो सकते हैं. अगर मान लो थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है ना तो भी आपको एक्सोप्थेल्मिया ग्वाइटर हो सकता है. अगर मान लो कि कम थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है ना तो उस केस में भी थायराइड आपको ग्वाइटर होगा. तो क्या होता है ना कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है ना, तो मान लो कम हार्मोन बन रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं ना, उसको ब्लड में मिक्स ही नहीं करते हैं, उसको बस स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, और स्टोर करने के बाद हमारा गला, मतलब कोई पेशेंट है जिसको थायराइड हुआ है, उसमें स्टोर्ड है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसके कारण उसने थायराइड उसको हो गया है. ठीक है, अगर मान लो एक्सेस थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है तो भी ब्लड में मिक्स करने के बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो भी वहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, तो उस केस में एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है. ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में क्या होता है ना कि आईज बल्जिंग हो जाती है. ठीक है, और ग्वाइटर होता है. और सिंपल ग्वाइटर की बात करूँ तो उसमें सिर्फ ग्वाइटर होता है, बल्जिंग आइज नहीं रहता है. अब देखो पैंक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, यहाँ पर आपका पैंक्रियाज का ऑप्शन जो है ना उसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन बोथ होता है, जिसको हम लोग हेक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, और ये जो मास्टर ग्लैंड है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड है. ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी है एड्रीनल ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन। देखो, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में एक्सेस मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, तो भी आपको एक्सेस थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है तो आपको एक्सेस मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब एक्सेस फूड जल्दी जल्दी टूटेगा और जल्दी जल्दी आप यूटिलाइज करोगे फूड को एनर्जी के फॉर्म में। तो आप जितना भी रोटी खाओ, जितना भी चपाती खाओ, आपको लगेगा कि भूख ही लगा हुआ है और शरीर बिल्कुल पतला थिन हो जाता है। तो जिसको थायराइड होता है ना, उसको दो तरह का थायराइड होता है। हम लोग बोलते हैं कि थायराइड हुआ है उसको, एक्चुअली हम लोगों को बोलना चाहिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन इनका ज़्यादा रिलीज हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है। तो जिनके थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं ना, उसका BMR रेट बढ़ जाता है। BMR रेट मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसमें क्या होता है ना, ग्लूकोज को फटाफट तेज़ी से टूटता है ग्लूकोज, और हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से यूज़ होता है, मतलब रेस्पिरेशन जल्दी होगा, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ फास्ट होगा। तो जितना भी रोटी खाओगे, चपाती खाओगे, राइस खाओगे, आपको लगेगा कि मुझे भूख ही लगा हुआ है और शरीर बिल्कुल पतला हो जाता है। अगर मान लो कि थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएंगे। आप एक रोटी खाओगे तो लगेगा शरीर मतलब हैवीनेस फील होगा, लगेगा शरीर में अभी पेट भरा हुआ है, क्योंकि आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गए हैं कम। हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा। तो ये एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन, ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एड्रीनल ग्लैंड है एक्चुअली, यहाँ पे ये एड्रीनल ग्लैंड है हमारा। एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम होता है ना, कि हमको इसको हम लोग 3F हार्मोन और 4S हार्मोन कहते हैं। ठीक है, 3F हार्मोन मतलब होता है फाइट, फियर एंड फ्लाइट। फाइट, फियर एंड फ्लाइट। अगर मान लो कि आपके सामने कोई टाइगर आ जाएगा तो आप उसे क्या करोगे, उसको देखते थोड़ी रहोगे। आपको पहले तो डर लगेगा और आप उड़ने के रेट में आप दौड़ने के रेट में, उड़ने के रेट में दौड़ोगे। ठीक है, तो उसको फ्लाइट बोलेंगे। आपको डर लग रहा है, उसको फियर बोलेंगे, और आप लड़ने की कोशिश करोगे, उसको फाइट बोलेंगे। तो ये 3F हार्मोन होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन, इसको बोलते हैं 3F हार्मोन, और इसको 4S हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि कॉर्टिकॉइड्स निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर। फिर होता है सॉल्ट मेटाबॉलिज्म के लिए सॉल्ट कॉर्टिकॉइड्स, और एक होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सॉल्ट कॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और ठीक है, तो हमारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 4S हार्मोन भी बोलते हैं। देखो, कॉर्टिकॉइड्स में मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, और फिर होता है स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 4S हार्मोन। 4S हार्मोन, 4S हार्मोन और 3F हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर आयनिक कंपाउंड्स हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड जो है ना, वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों होता है? तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। देखो, आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है ना, वैसे कंपाउंड्स जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करके जो बनाए जाते हैं कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव आयंस, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो देखो, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं, बल्कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इसके वजह से उसको क्या होता है, वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और वो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। जैसे कि NaCl ले लो, तो NaCl में आप देखोगे कि सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयंस बनाएगा, और दोनों मिलके कंपाउंड बनाएंगे NaCl। NaCl एक ऐसा कंपाउंड है ना जो कि हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और इसको जब आप हीट करोगे ना, तो हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ C2H4 एंड C2H6। तो C2H4 का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये हमारा अल्कीन ग्रुप है, और C4H6 का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ये हमारा अल्काइन ग्रुप है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कौन सा सही है, तो देखो C2H4
कि जस्ट नेक्स्ट आएगा कार्बन का। यहाँ पे देखो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है। अगर कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो CnH2n से अभी आप देख सकते हो n अगर 3 है तो 2n क्या हो जाएगा 6, तो 3H6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो CnH2n-2 है, अगर C4 है तो H को कितना होना चाहिए 4 to the 8 -2 6 होना चाहिए। वैसे ही अगर C5 लेंगे तो H को कितना होना चाहिए 5 to the 10 -2 8। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्लॉट द वेरियस एबार्टिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज एज फॉलो। देखो ट्रांसपिरेशन के रेट को कौन कौन अफेक्ट करता है। तो अगर मान लो कि विंड फ्लो अगर बढ़ जाएगा तो ट्रांसपिरेशन अधिक होगा, यहाँ पे इंक्रीज दिखा रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, लाइट आएगा, लाइट का बढ़ेगा इंटेंसिटी तो भी ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी के कारण ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ओनली 3। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन में उन्होंने एक ऐसा सर्किट दिया है और पूछा है कि अ वायर हैज़ द सेम रेजिस्टेंस एज वन given in the figure, calculate its resistivity if the length of the wire is 10 meter and its area of cross section is 2 meter। तो देखो resistance is equal to resistivity by L into L by A, resistance is equal to rho into L by A। ठीक है, हमारा resistance 40 दिया है, यहाँ पे देखो नहीं रेजिस्टेंस दिया नहीं है उन्होंने, एक्चुअली हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ करंट 5 एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है। तो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूला से क्या हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई। सो 200/5 रेजिस्टेंस हो जाएगा 40 ओम। अब देखो रेजिस्टेंस हमें मिल गया है तो क्या हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए। 40 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी नहीं मालूम हमें, लेंथ हमें दिया गया है, लेंथ हमें दिया है 10 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया है 2 इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 मीटर स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने मीटर लिखा है। तो रो क्या हो जाएगा 40 इंटू 2/10 दैट इज 8 ओम मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर अ स्टूडेंट प्लॉटेड द फॉलोइंग ग्राफ। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इन्होंने बस 2 ही ऑप्शन दिए हैं, इनको 4 ऑप्शन देना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे कि इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स बिकॉज। देखो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यों सेपरेट करके रखना जरूरी है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर क्यों है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट रहें। तो क्यों ज़रूरी है सेपरेट रहना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो देखो क्योंकि टू प्रोवाइड इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर दोनों मिल जाएगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तो आपके बॉडी को, आपके सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर दोनों मिक्स ब्लड है तो ऑक्सीजन तो आपके ब्लड को पर्टिकुलरली आपके सेल को मिलेगा ही नहीं। तो आपको आपके ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैमल्स में क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। आप जो फूड खाएंगे वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके ही एनर्जी देगा ना। अगर मान लो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है या फिर आपके सेल तक ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है तो फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर वैरी विथ हाइट। तो देखो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या होता है ना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर डेंस एयर होते हैं, डेंसर एयर होता है, डेंसर एयर। ठीक है, और जितना ऊपर जाओगे ना रेयरर हो जाएगा एयर। ठीक है, क्योंकि जो भी हॉट एयर है ना वो क्या हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो लाइट एयर ऊपर रहेगा और कंपैरेटिवली कोल्ड एयर नीचे रहेगा अर्थ सरफेस के अराउंड। ठीक है, तो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कैसे करता है हाइट से। तो देखो हॉटर एयर इज लाइटर देन कूलर एयर। हाँ, हॉटर एयर जो है हल्का होता है और इसके वजह से वो ऊपर होता है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइटर एयर इज मोर देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर एयर। आप कोई भी डेंस ऑब्जेक्ट देखोगे ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अगर मान लो कि आप पानी और हवा की बात करोगे तो पानी से हवा में
सॉरी, अगर एयर से वाटर में अगर मान लो आप ऐसे पेन डालोगे ना तो आपको लगेगा पेन टूट गया है, आपका पेंसिल टूट गया है, ठीक है। अगर इस पेंसिल को आप वाटर के बकेट में डाल दो तो देखोगे ऊपर में आपको ऐसे दिखेगा और अंदर में दिखेगा थोड़ा तिरछा टूटा हुआ जैसा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है क्योंकि एयर है बाहर में मीडियम, और वाटर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्योंकि मीडियम डेंसर हो गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण ये जो लाइट है ना वो उसका स्पीड कम हो जाता है पानी के अंदर, और स्पीड कम होने के कारण जो है ना वो बेंड कर जाता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, इसलिए आपको पेन जो है ना वो टूटा हुआ दिखेगा और वो नॉर्मल की तरफ आपको दिखेगा झुका हुआ। सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो देखो पेप्सिन और ट्रिप्सिन में डिफरेंस पूछा है, तो पेप्सिन इज प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज। ऑप्शन बी सही है कि जो पेप्सिन है ना वो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं उससे रिलीज होता है, लेकिन जो ट्रिप्सिन है ना वो हमारे पैंक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है। और पैंक्रियाज से 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। एक तो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, एक होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो कि ट्रिप्सिन है, और एक फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ना हमारा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।